नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 जजों की बेंच ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 3-2 से फैसला सुनाया। 3 जजों ने इसे सही बताया तो 2 जजों ने इसको सही नहीं माना। इनमें चीफ जस्टिस यूयू ललित भी शामिल। दरअसल 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में बिल पास हुआ था। 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़कर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद इसके खिलाफ 40 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। कहा गया कि ये कानून समान अवसर और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन आज संविधान के संरक्षकों ने कहा कि ये कानून सही है और आज की जरूरत है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या ये फैसला आरक्षण के नए रूप की शुरुआत है या फिर 50% से बाहर कैसे आरक्षण दिया जा सकता है, उस दिशा में एक नई लकीर। जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है। मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आई। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम मोहर पक्ष में कौन कौन था और इसमें जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया वो कौन कौन है। सबसे पहले बात करते हैं पक्ष की। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के पक्ष में थे, जबकि विरोध में जो है उनमें जस्टिस एम रविंद्र भट्ट हैं और चीफ जस्टिस यूयू ललित, जिन्होंने इस 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही नहीं माना। लेकिन सबके अपने अपने तर्क थे, तो जरा सुनिए कि किसने क्या तर्क देते हुए इसका सपोर्ट किया है, जिसने कहा कि यह कानून सही नहीं है। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस जेबी पाद्रीवाल जो पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ के लिए न हो आरक्षण का इस्तेमाल। जस्टिस बेला त्रिवेदी वो भी पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जो कि इसके विरोध में थे, वो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित वो भी विरोध में थे और वो कहते हैं कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के फैसला जो है उसका मैं समर्थन करता हूं। यानी कि उन्होंने क्या कहा था ये एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, जिसका सपोर्ट सीजेआई यूयू ललित कर रही थे। उन्होंने कहा था ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। तो सवाल यह कि क्या इस पर फिर से सोचना चाहिए या फिर 3-2 से फैसला आ चुका है और उसको लागू होना चाहिए, जो कि जाहिर होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी, कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नरूका जी, हमारे साथ विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष पवन शर्मा भी मौजूद है जो कि यूथ प्रदेशाध्यक्ष हैं। लेकिन पानाचंद जैन जी, सर संविधान की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही, क्योंकि सवर्णों में भी वो दलित लोग हैं, दलित से मतलब या गरीब है, वो गरीब लोग हैं जिनको फायदा नहीं मिलता है, उनके पास उतनी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है और उनको सिक्योर करा जा सकता है इस 10% आरक्षण के जरिए। नहीं, ये बात तो ठीक है कि ये जो लाए हैं ये वास्तव में गरीबों के लिए, ये उन गरीबों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं।
जी। उसकी एक क्लास बना दी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन। तो इनको रिजर्वेशन देने के लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि भाई ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा दलित हैं, बहुत ही ज़्यादा पिसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में हैं, इसलिए इन्हें देना चाहिए। तो 3 जजेस ने ये कहा कि इनको देना चाहिए, यह संवैधानिक है और जो संविधान का आर्टिकल 103 है वो किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है, वो वैध है और वैधानिक रहेगा, ये उन्होंने कहा है। जी। जो 2 जजेस हैं उन्होंने इस बात को तो माना है कि देखिएगा गरीबी जो है सबसे बड़ा अभिशाप है, दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के, एसटी के और एससी के जो गरीब हैं, ओबीसी वगैरह के, ये ऑलरेडी गरीबों की श्रेणी में आ गए हैं, इसलिए ये ईडब्ल्यूएस की जगह जो है वो लेंगे तो उन दोनों का अतिक्रमण होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस कैटेगरी में से इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये जो है 2 जजेस जिन्होंने विपरीत जजमेंट दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट, उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सही मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इस बात का दर्द उन्होंने दिया है कि गरीबों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, केवल उन्होंने कहा कि एज ए सेक्शन आप इसको अलग नहीं कर सकते। जी, ये बात है। इसलिए जजमेंट तो जो है, चूंकि 3-2 का जजमेंट है, तो जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का मेजोरिटी जजमेंट ही लागू होगा और मेजोरिटी जजमेंट ही होगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पानाचल ये तो लागू हो गई, सर, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, सवर्णों के लिए, अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं सर, जैसे कि SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है, ये सच है। लेकिन यह भी सच है कि कई रिपोर्ट्स ऐसी तैयार हुई जिसमें बताया गया कि जो उनके लिए आरक्षण है उसका फायदा चंद परिवार या एक कम्युनिटी है जो उठा रही है, जो पहले से संपन्न हो चुकी है, चाहे वो अलग अलग सरकारी नौकरियों में रहकर, अलग पदों में रहकर, और उसमें एक बड़ा तबका है जो आज आरक्षण का फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। सर, उसको ये विकल्प हो सकता था, लेकिन उसके पास भी ये विकल्प नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ सवर्णों के लिए है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो भी गरीब है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, वो इसको मिलेगा। लेकिन जिसने जो है ST और SP में ले लिया है, अब वहां पर जो है आप करेंगे, वहां भी तो गरीब मौजूद है जी, इसलिए डिफरेंस नहीं है। और जहां तक उनका सवाल है कि भाई जो है ये रहकर जो है इन्होंने लाभ कर्णित कर दिया या जो है ये उधर कैटेगरी से निकल आए, तो उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर से आप अलग हो ही गए हैं, तो इनको अलग होते जाएंगे धीरे धीरे जी। तो इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है, कोई वादा नहीं है। दोनों जजमेंट जो है वास्तव में थोड़े से वह हैं, लेकिन मूलतः उनका यह है कि गरीबों को मिलना चाहिए, ये किसी भी प्रकार से मिले वो मिलना चाहिए। लेकिन सर, इसमें गरीब तो सिर्फ सवर्ण है ना, सभी जाति के गरीबों को थोड़ी ना EWS से 10% का फायदा मिलेगा। ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए बस। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सवर्ण उसका कहां है इसमें? नहीं सर, गरीबी तो सभी में है भाई। पवन शर्मा जी, गरीबी तो सभी इस बात में का है। हो रहा है भाई, जो उदित राज या बाकी भी जो विरोध कर रहे हैं, जो याचिका लगी वो यही तो लगी कि सिर्फ सवर्णों को 10% आप इस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर इसमें SC ST OBC भी आ सकते फिर तो समस्या ही नहीं। पवन शर्मा जी, देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कि जिन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये निर्णय सुनाया जी। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय बेसिकली जो गरीब तबका है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उस वर्ग के लिए है। अगर आप इसको अगर ढंग से समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए आरक्षण है। आरक्षण समाज में समानता लाई जाए इसलिए आरक्षण लागू हुआ था। जी। जो आरक्षण की प्रारंभिक स्थिति है, सामाजिक समानता के लिए आरक्षण लागू हुआ था। अब धीरे धीरे जिस तरह से
जो स्वर्ण हैं, उनके जो समाज के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रह गए और उनको शिक्षा में, रोजगार में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी जी। तो ये जो EWS माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जो ये संविधान संशोधन लेके आए और वो आज वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों द्वारा वो लागू हुआ है, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा काम है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक अपने आप में एक संबल मिलेगा। कमजोर वर्ग सिर्फ सवर्ण या SC ST और बाकी भी? देखिए पवन शर्मा, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आरक्षण तो SC ST और OBC को पहले से ही मिल रहा है। आप मेरी बात समझिए। नहीं वो मैं समझ रहा हूं। आप मेरी आप हमारी ये 10% तो सवर्ण के लिए ना सर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ये किसी भी अन्य किसी समाज का कोई अतिक्रमण नहीं है। नहीं अरे सर वो सब ठीक है। हाँ जी, क्योंकि सबको अलग अलग रेशियो के अंदर मिला हुआ है, ये सच है। मैं तो पूछ रहा हूं, बस वेरीफाई कर रहा हूं। बाकी कोई नहीं कर सकता ना, सिर्फ सवर्ण जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इस 10% का फायदा मिलेगा, यही है ना सर? बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र नरूका जी, सर जरा बताइए, इस आरक्षण की जरूरत अगर पड़ी, मैं एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं सर। मान लेते हैं ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि भाई जनरल कास्ट में भी वो होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होगी, इतनी कमजोर कि SC ST से भी कमजोर हो। अब वो आके फाइट कैसे करें? तो उनको आपने 10% की विंडो एक दे दी कि चलिए आप इस विंडो में आके फाइट कीजिए। अब मेरा सवाल यह कि ST के लिए रिजर्वेशन है, SC के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, उसमें बहुत बड़े तबके हैं सर जिनको जिंदगी में कई कई पुश्तों से, कई कई पीढ़ियों से आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है, और उसमें वो लोग भी हैं जो कई कई पीढ़ियों से लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो अगर ऐसी विंडो बनानी थी तो उनके लिए भी बनाते सर, ताकि पैरेलली वो भी आगे बढ़ते। देखो अभी जो भारत सरकार ने पहले सभी कास्टों में जो आरक्षण जो दे रखा है, OBC में भी, SC में भी, ST में भी, इसमें आपने देखा OBC के अंदर एक क्रिमिलियर एक तबका कर रखा, उसमें भी ये क्राइटेरिया है कि आपके कुछ 8 लाख रुपए उससे अधिक आय के है तो उसमें क्रिमिलियर के अंदर आ रहे हैं। तो जो आपने बात की वो OBC के अंदर तो वो चीज़ें आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात में जो आरक्षण जो दिया गया, एक मंशा थी, जैसे आपने भी अभी बताया कि हकीकत में स्वर्ण में कई लोग इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि वो उनके 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं, और जो उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन में होने के बाद में भी केवल मात्र उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण वो पिछड़े हुए थे। सरकार ने देखा, आप ये देखें जब 2019 के अंदर बाकायदा ये लोकसभा के अंदर ये बिल पास हुआ तो एक तरफा मतलब लगभग 340 या मेरे को एग्जिट ध्यान नहीं, लेकिन विपक्ष में केवल 3 वोट डले और 337 या 338 पक्ष में वोट डले। जब राज्यसभा के अंदर ये पेश किया गया तो राज्यसभा में 167 इसके पक्ष में वोट डले और अगेंस्ट में केवल 7 वोट डले। और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और उसमें भी 3-2 का जो रेशियो रहा। इसके पीछे जो मंशा केंद्र सरकार की रही कि हकीकत में जो गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको पार्लियामेंट ने भी देखा, राज्यसभा ने भी देखा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, तो उनकी सभी ने मंशाएं पूरी हुई है। नीचे तक सब स्वागत करें, लेकिन आज मेरा सवाल यह है कि जैसे भाई सवर्णों के अंदर 10% हमने गरीब तबके के लिए कर दिया, ऐसे ही ST के अंदर भी एक विंडो गरीब तबके के लिए कर दीजिए। कब तक एक ही परिवार से 5-5 IAS IPS बनते रहेंगे और लगातार वो फायदा उठाते रहेंगे? सोलंकी जी, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। और ये जैसे SC ST का जो वर्ग है उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें उभर के आती जा रही है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये उठाई जा रही है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इस चीज का फायदा रिजर्वेशन का फायदा उठाया, लेकिन उसी तबके के, उसी जाति के लोग जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और उस चीज का फायदा उठा नहीं पा रहे। लेकिन आजकल का कंपटीशन का जमाना है, जिसने 5 बार फायदा उठा लिया वो किसी दूसरे को रोक नहीं रहा है, वो भी कह रहा है कि आप भी फायदा लें, आप भी आगे बढ़ें। लेकिन आपकी जो बात है वो उन सभी वर्गों से उठ के आ रही है और आगे ना आगे हो सकता है, जैसे OBC के अंदर जो क्रिमिनल वाली बात आई, हो सकता है और भी SC ST में भी ऐसी चीजें आगे निकल के आए। सबसे पहले तो ये बताइए सर, कांग्रेस इसका स्वागत करती है फैसले का? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस जो 103वां जो संविधान संशोधन है वो स्वागत करती है, और स्वागत इसलिए करती है कि आप इसके पूर्व में जाएंगे तो 2005-2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक सिन्हो आयोग का गठन किया था, जिसकी 2010 के अंदर रिपोर्ट आई। 2010 की रिपोर्ट आने के बाद में 2014 तक वो बिल का जो पूरा मसौदा था वो तैयार कर लिया गया था।
अनफॉर्चुनेटली 2014 में जब सरकार चेंज हो गई तो मोदी सरकार ने 5 साल तक लगभग इस बिल को रोके रखा। रोकने के बाद में जब उन्होंने किया तो हमने फिर स्वागत किया कि ठीक है आप दे रहे हैं, दुरुस्त है। और राजस्थान पहला प्रदेश था उस समय पे जिसने ईडब्ल्यूएस लागू किया था। रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं प्रतीक जी, उसके 20वें पन्ने पे क्या लिखा था? क्या लिखा है आप बताएं, क्या लिखा है? वो पूरी रिपोर्ट तो आरक्षण की वकालत ही नहीं करती है। देखिए मैंने वो आरक्षण की बात ही नहीं थी। आप देखिए जो आरक्षण है जो संविधान के हिसाब से वो है 50% से आप ज्यादा नहीं दे सकते। और ये जो एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी वो भी इसीलिए लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आरक्षण के आगे नहीं है। जिन लोगों के लिए 50% जो बचा हुआ है उन्हीं में से उन्हीं गरीबों को दिया जा रहा है। तो ये कोई अलग से कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो 50% जो है अभी भी वही है, उसके आगे नहीं जा रहा है। और उस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बिल बना था और वही बिल पेश हुआ है। और उसी के हिसाब से 103वां जो संविधान संशोधन जो किया है केंद्र सरकार ने वही हुआ था। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाई है। उदित राज ये क्यों कह रहे हैं कि गलत है? देखिए उदित राज जी का आप अभी स्टेटमेंट दिखा रहे थे, लास्ट में उन्होंने बोला है कि मैं गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं हूं। बाकी उन्होंने क्या बोला वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है। कांग्रेस इसका जो फैसला आया है आज उसका समर्थन करती है, क्योंकि ये पूरी जो स्कीम थी ये जब पूरा जो था वो लाने वाली कांग्रेस सरकार थी। उदित राज कांग्रेस से अलग है? नहीं, मैंने किसी का उनका इंडिविजुअल स्टैंड है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज जजमेंट आया है वो हम उसके साथ में और उसका समर्थन करते हैं और वो वेलकम करने योग्य। जी ठीक है पानाचंद जी, सर मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सर ओबीसी 8 लाख का राइडर है, अगर आपकी 8 लाख से नीचे तनख्वाह है और उसके अलावा कुछ जमीन का है, अगर वो है तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। सर इसके अलावा भी कई आरक्षण है, जैसे शहीद के परिवार को आरक्षण, वो सिर्फ उसके एक ही परिवार में एक बार मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। दिव्यांग, जिसको सिर्फ दिव्यांग को ही मिलेगा, उसके परिवार में किसी को नहीं मिलता है। अब ये हो गया है ईडब्ल्यूएस, जो गरीब सवर्ण होंगे उनको मिलेगा सर, और वो तब तक मिलेगा जब तक वो गरीब हैं, उस राइडर से ऊपर होते ही उनसे भी हट जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 विधवा हैं जैसे सर, उनमें भी एक बार मिलेगा। आपको लगता है नहीं कि SC ST ये एक बड़ा मुद्दा है सर, उनमें भी ये राइडर होना चाहिए कि भाई इतनी तनख्वाह से ऊपर अगर किसी की है तो उसको SC ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। या किसी परिवार में अगर एक ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है तो फिर बाकी को लाभ नहीं मिलेगा। सर उनके उत्थान में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं देखिएगा, ये तो क्रीमी लेयर से कवर हो जाता है ना। जिसने जो परिपक्व हो गए, जिनको जो है सब लाभ मिल चुका और जब असमानता रही नहीं, बैकवर्डनेस रही नहीं, क्योंकि सारा रिजर्वेशन डिपेंड करता है बैकवर्डनेस पर। जी आज बैकवर्डनेस नहीं रही, मान लीजिएगा पढ़ते पढ़ते जो है IAS हो गया, कोई SP हो गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, आप उसको अभी भी कहेंगे क्या कि वो बैकवर्ड है? जी मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर करके, तो ये जो है बिल्कुल जो है इसका क्रीमी लेयर से इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है, तो यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिएगा जो अल्पमत के लोग हैं, दोनों जज, उन्होंने यही बात कही है कि भाई ये हमारी दृष्टिकोण में जो है इससे एक प्रकार का जो है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये जो गरीब हैं उन गरीबों को उस कैटेगरी में है ही सही है। गरीब तो उस कैटेगरी में भी, इस कैटेगरी में भी, उस कैटेगरी के गरीब तो जो है ST SC के कोटा से पूरे हो गए, चाहे वो है कि नहीं है। जी मतलब वो तो ऑटोमेटिकली आगे जो गरीब है। तो इसलिए जो है ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर आप इसको भूल जाइएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि 3 का जजमेंट बड़ा स्पष्ट है। जी सर वो तो बहुमत का जजमेंट है, उसको तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक शुरुआत है देश के अंदर इकोनॉमिकली आरक्षण की, कि भाई अब जाति वर्ग से ऊपर उठना चाहिए और जो गरीब है किसी भी तबके का है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको समान लेकर आइए, आरक्षण को खत्म कीजिए। क्या ये उस दिशा में बढ़ता कदम है? तो समानता के तो इक्वलिटी के आधार पे ये सब ठीक बात है। क्योंकि देखिए इससे जजमेंट को जो है, जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो कानून नहीं है, आप ये मान के बोलिए। जो डिसेंटिंग जजमेंट वो कानून नहीं है, जो मेजोरिटी जजमेंट है वो कानून है देश का। देश के जितने भी जो है बड़े बड़े जजमेंट हुए हैं, 7-13 के हुए, 7-6 के हुए, 7-6 का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला है वो 7-6 का है।
एक व्यक्ति की वजह से जो है आज सारा जो है वो सारा वही कानून है जो 7 जजों ने लिखा। जी, तो ये जो हो चुका है, इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इस पर विचार की आवश्यकता ही नहीं है जी। अनलेस जो है कोर्ट ये निर्णय ले कि भाई नहीं जो है इसमें जो है रीथिंकिंग होना चाहिए और 5 से ज्यादा जो है 7 जनों की, 11 जनों की, 13 जनों की जजमेंट जो है ये बेंच बननी चाहिए, अदरवाइज इसमें जामे ही क्यों। ठीक है, सुरेंद्र सिंह नेहरूका जी, और ये मुझे बहुत अच्छे सभी से याद है जजेस सर की- कि बीजेपी और आरएसएस एक दौर में कहती थी कि आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और अगर आरक्षण हो तो वो इकोनॉमिकली स्टाइल में हो, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाए, उनको संपन्न किया जाए, उनको सम्मान लाया जाए और उसके बाद उनसे इतर दूसरों को फायदा दिया जाए जो गरीब तबका है। क्या हम उस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे, क्योंकि आवाजें उठेंगी, जो गरीब है जिसको कभी आरक्षण का फायदा उसी की आरक्षण व्यवस्था में नहीं मिला, वो कहेगा कि ये पैटर्न तो हमारे यहां भी लागू कीजिए, तो क्या उस तरह बढ़ता हुआ कदम है? तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग की ओर देख कर चलती है। जब ये लगा उन्हें, जैसे अभी मेरे कांग्रेस साथी कह रहे थे कि सब ये बिल मनमोहन सिंह जी की सरकार में बना और उसके बाद उन्होंने ये आए और वो सरकार चली गई, इसलिए बिल पास नहीं हुआ और मोदी जी ने वो पास कर दिया। ये जो आर्थिक आरक्षण की बात अभी से नहीं उठ रही, 2014 से नहीं उठ रही, आरक्षण की बात पिछड़ जो राजीव गांधी के दौर से उठ रही, राजीव गांधी के वक्त से उठ रही थी और उसके बाद में आपकी कई स्टेट्स में भी सरकार रही। क्या आपने कभी लिख के दिया किस तरीके से होनी चाहिए, या उसके बाद में भी आपकी सरकार कंटिन्यू रही? क्या आपने ऐसा बनाया? आप बता रहे हो 50%, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, आज भी आप इस बात को कह रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गरीब तबके को जो आरक्षण मिला है उसका किसी न किसी रूप से आप विरोध कर रहे हो। अगर आप उसका पक्ष कर रहे हो तो आप लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाते। उसके बाद में भी आपके जो अभी जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो आज डिबेट पे, चैनल्स पे भी ये बात कह रहे हैं कि जो भी आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, किसी न किसी तरीके से उनको मंजूर नहीं है। तो वो हमेशा जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, गरीब तबका है, उसके खिलाफ ही रही है कांग्रेस। आपने जो बात बताई कि क्या ये इस दिशा में कदम है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा गरीब तबका हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे दलित हो, उनके पक्षधर रहा है। आज ये सवर्ण को आरक्षण मिलने की बात जो मान सकते हैं ना कि उस तरफ भी सोचा जा सकता है, जो इशारा मैं कर रहा हूं कि भाई एससी एसटी के अंदर जो रिजर्वेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा उनके लिए कर दिया जाए जो इकोनॉमिकली एससी एसटी के अंदर बैकवर्ड क्लास हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। प्रतीक सिंह जी, अगर ऐसा होगा तो क्या उसका स्वागत होगा? देखिए, नेहरूका जी ने या तो मेरी बात को पूरे ढंग से सुनी नहीं और होमवर्क करके नहीं है, या पता नहीं ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सबसे पहला सेंटेंस बोला था कि कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो इसका समर्थन करती है जो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं 10 साल हमारी सरकार की, तो 10 साल की सरकार में ही 2005-6 में आयोग का गठन हुआ, 10 में रिपोर्ट आई, उसके बाद बिल तैयार कर लिया जाए। जब मोदी सरकार आई थी उससे पहले बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया था, कर लिया गया था। से पहले भी आपकी सरकार रही थी, अटल जी की सरकार ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी के वक्त भी आपकी अटल जी की सरकार ने क्या किया? आपने कभी एक अटल जी की सरकार ने क्या किया उसके ऊपर? गरीब तबके के लिए अभी क्या, अभी आपने बोला इंदिरा, अब राजीव जी के समय पे है, तो अटल जी की सरकार ने क्या किया? ना कोई आयोग बनाया, ना कोई रिपोर्ट लेकर के आए, ना कोई बिल बनाया। अटल जी की 5 साल की जो सरकार 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार जो रही उसमें क्या किया आपने ईडब्ल्यूएस के लिए? मेरे पास वक्त कुछ नहीं किया आपने। पवन शर्मा जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, एक उदाहरण के साथ। सपोज कीजिए 100 नौकरियां निकली, 50 तो वैसे ही रिजर्वेशन में चली गई, अब 10 और चली गई। इसके अलावा विकलांग के लिए अलग, विधवा के लिए अलग, शहीद के परिवार के लिए अलग, और भी 1-2 तरीके के होते हैं। और उसमें भी हॉरिजेंटल जब वैकेंसीज बढ़ती हैं तो अगर किसी एससी एसटी वर्ग ने टॉप कर दिया तो वो भी जाके जनरल फिल करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इससे इतर हम जिस 40 की बात करें उसमें भी 15-20 सीटें होती हैं जो जनरल एलिट क्लास को मिलती है। क्या ये 10% उनके उस अधिकार पर एक चोट नहीं है जो सोच रहे थे कि चलिए हमारे लिए सीटें हैं, उसमें भी रिजर्वेशन? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो आरक्षण व्यवस्था है उसके अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि 50% आरक्षण है और उसके बाद में और बहुत सारे शहीद हैं, विधवा हैं और अन्य प्रकल्पों में भी वो उस तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, कोई भी हो, उसको वास्तव में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जी, जो परिवर्तन, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, आज 10% आरक्षण जो स्वर्ण समाज के लिए दिया गया है, ये जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया गया है,
वो अन्य जो वर्ग हैं उनमें भी उसी तरह की व्यवस्थाएं हो लागू, कि ऐसा नहीं है कि आज हम मान लीजिए एक ही परिवार से आईएएस भी बन गए, आरपीएस भी बन गए और वो व्यवस्थाएं वो उसी का लाभ लिए जा रहे हैं। सर एससी एसटी के साथ ये समस्या है कि वहाँ एक ही परिवार से 4-4 आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो बनते चले जाते हैं, बाकियों को फायदा ही नहीं मिलता। यस, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। वास्तव में आरक्षण जो है, अच्छा चलिए मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा हुआ जो हुआ। पवन जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत पानाचंद जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रतीक जी और नरुका जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कोई गरीब तबका है जिसके पास संसाधन नहीं, उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और ये सभी के लिए होना चाहिए। नमस्कार।